बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हुकूमत ने एक प्रोग्राम किया 3 साल मुकम्मल होने पर। हुकूमतें बाद वक़्त ये प्रोग्राम करती रहती हैं, कभी 4 साल पे, 3 साल पे, 5 साल पे, इलेक्शन ही आ जाते हैं, कभी 2 साल के बाद हुकूमतें ये प्रोग्राम्स करती हैं। और अगर हुकूमतें ना करें तो मीडिया ये प्रोग्राम्स करता है, अखबारात में इदारिये छपते हैं, अखबारात के अंदर बाकायदा आर्टिकल्स छपते हैं, बहुत सारी तफसीलात उसमें लिखी जाती हैं। लेकिन इस मरतबा हमारे पास मुख्तलिफ क्या है, ये चीज़ें तो पहले भी होती रही हैं। क्या आपको लगा कि आपके पास इस दफ़ा कोई ऐसी चीज़ है जो पहले नहीं थी? मिसाल के तौर पर मईशत माजी में भी ऊपर आती रही है, नीचे जाती रही है, अब फिर ऊपर आती है, कभी नीचे चली जाती है। ये तो पार्ट ऑफ द गेम है। मईशत तो ऊपर भी आती है, नीचे भी जाती है। डैम्स माजी में कभी बनते रहे और कभी नहीं बनते रहे, आजकल बन रहे हैं। अयूब खान साहब के दौर में बने, एक आधा और दौर है उसमें काम होता रहा, लेकिन अब फिर बन रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें तो माजी में भी होती रही हैं। तरक्याती मंसूबे कभी चलते हैं, कभी नहीं चलते, कभी स्लो चलते हैं। करप्शन कभी होती है, कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, लेकिन ख़त्म नहीं होती। और आज भी कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि पाकिस्तान से करप्शन ख़त्म हो गई है। तो ये भी कोई नई चीज़ नहीं थी। अमन व अमान कभी बेहतर होता है, कभी बुरा होता है, और आइंदा भी ऐसे ही होगा। यानी अमेरिका जैसे मुल्क में, तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक में भी अमन व अमान की सूरत हाल के ऊपर उनको हमेशा प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो ये भी रहेंगे। हमारा किसान क्या पहली दफ़ा खुश हुआ है? इससे पहले क्या वो कभी खुश नहीं हुआ? यानी 2-3 साल में उसको बड़ी अच्छी उसकी फसल बिकी है, उसको बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन ये फ़ायदे उसको पहले भी मिलते रहे हैं। गरीबों को सस्ते कर्ज़े पहले भी मिलते रहे हैं, दिए जाते रहे हैं, कभी नहीं भी मिलते रहे, कभी उसमें से लोग पैसा भी खाते रहे। तो ये भी नई चीज़ नहीं है। एहतसाब पाकिस्तान में पहले भी होता रहा है, एहतसाब पाकिस्तान में अब भी हो रहा है, ये भी मुख्तलिफ नहीं है। तो इस सारे के अंदर मौजूदा हुकूमत के 3 सालों में मुख्तलिफ क्या है? आपने कभी इस पर गौर किया है? शायद इस एंगल से आपने कभी गौर नहीं किया। मैं आपको बताता हूँ। यहाँ मुख्तलिफ सिर्फ एक चीज़ है, एक शख्सियत है, इमरान खान। बाकी सब कुछ पहले हो चुका है, बाकी सब कुछ तकरीबन पहले जैसा है। कुछ चीज़ें थोड़ी सी मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन जो बड़ा फ़र्क है वो एक आदमी है, इमरान खान, जो मुख्तलिफ है। एक अड़ियल, ज़िद्दी और ख़तरनाक हद तक दलेर आदमी, जो नताइज का नहीं सोचता, जो ठीक लगे वो कर देता है, फिर नुकसान हो या फ़ायदा हो वो डटा भी रहता है उसके ऊपर। बाद वक़्त ऐसा होता है नुकसान हो जाता है, वो डटा रहता है, फ़ायदा हो जाता है, फिर भी डटा रहता है। तो मुख्तलिफ आदमी है जो हार नहीं मानता। और शायद इंसानों की गलतियों में या जराइम में या उसकी डिक्शनरी में जो सबसे बड़ा जुर्म है वो भी यही है कि कोई हार मान जाए। हर जगह पे, हर तकरीर में वो बताता है कि हार नहीं माननी है आपने। ये आदमी आउटसाइडर है, ये आदमी एलियन है इस सिस्टम के लिए जिस सिस्टम में हम सारे रहते हैं। सिस्टम सबको एक्सेप्ट कर रहा है, सबको कबूल कर रहा है, लेकिन इस एक आदमी को कबूल नहीं करता। लेकिन इसके बावजूद ये आदमी रोज़ाना इस सिस्टम में नकब लगाता है। और इस सिस्टम में, मतलब सिस्टम ऐसा है ना कि उसके अपने बड़े अच्छे अच्छे साथी माफियाज का हिस्सा हैं। ताकतवर तरीन हुकूमतें भी कभी अपने दौर के अंदर माफियाज को हाथ नहीं डाल सकी। यानी जो 2 तिहाई वाली हुकूमतें भी थीं, उन्होंने भी अपने साथियों को कभी नाराज़ नहीं किया और उनके खिलाफ कभी ऐसी कार्रवाई नहीं की जैसी इसने एक लूली लंगड़ी हुकूमत के साथ किया। यानी अपने साथियों को नाराज़ किया, अपने इत्तेहादियों को नाराज़ किया, लेकिन कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। बदतरीन सियासी मुखालफिन जो एक दूसरे को हमेशा करप्ट कहते रहे, बेईमान और चोर कहते रहे। पीपल्स पार्टी नून लीग आपके सामने है। वो ये कहते थे कि नवाज शरीफ से बड़ा कोई गद्दार नहीं है, उससे बड़ा कोई चोर नहीं है। वो तो एक ऐसा पंजाब बनाना चाहता है कि इंडियन पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब इकट्ठा हो जाए। वो तो सौदेबाजी कर रहा है और बड़ी सिस्टमेटिक करप्शन करता है। और ये सारे फ्लैट्स और 2 नंबरी इसने किए। पीपल्स पार्टी ने कहा था, साबित भी किया था, लेकिन कभी जेल में नहीं डाला। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जरदारी से बड़ा, बेनज़ीर भुट्टो, इन लोगों से बड़ा कोई चोर नहीं है, कोई डाकू नहीं है, कोई लुटेरा नहीं है इस मुल्क को लूटने वाला, लेकिन जेल में नहीं डालते थे। एक दूसरे को करप्ट कहते थे, साबित करते थे, जेलों में नहीं डालते थे। लेकिन ये एक आदमी बाहर से आया, इसने दोनों को पकड़ के जेल में डाल दिया, दोनों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। यानी तारीख का सबसे बड़ा अपोजिशन का जो अलाइंस बना वो इस आदमी के खिलाफ बना है, और फिर भी वो इसके खिलाफ कुछ नहीं बिगाड़ पाया। यानी 11 जमातें थी उस अलाइंस के अंदर, और 2 वो जमातें जो दोनों बार बार उनके वज़ीर आज़म रहे हैं पाकिस्तान में।
ایک کے ذوالفقار بھٹو صاحب کے دور سے 3 مرتبہ پیپلز پارٹی کی بعد میں حکومت آئی, 3 مرتبہ میاں نواز شریف پاکستان کے وزیر اعظم رہے اور ایک دفعہ پہلے وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں. تو جو بار بار اقتدار میں آنے والی 2 بہت تگڑی جماعتیں تھیں جن کے بغیر اقتدار کا تصور نہیں ہو سکتا تھا, ان دونوں نے 11 جماعتوں کو ملا کے ساتھ ایک بہت بڑا اپوزیشن کا الائنس بنایا. لیکن اس نے کہا میں NRO نہیں دوں گا, اور یہ الائنس اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا. مختلف آدمی تھا, پوری کابینہ نے اس کو ڈرایا, میڈیا نے اس کو ڈرایا, اس کے ساتھیوں نے اس کو ڈرایا, سب نے کہا کہ یہ سارے مل کے تجھے کھا جائیں گے. وہ گھبرایا نہیں ان سے, اس نے ان کا مقابلہ کیا اور وہ نکل گیا. آج اگر میں پلس اور مائنس کروں تو اپوزیشن کے پلے کچھ نظر ہی نہیں آتا. وہ اپوزیشن کر ہی نہیں پا رہے, وہ صرف ہر بات کا جواب دے رہے ہیں, وہ اٹیکنگ موڈ میں آ ہی نہیں پاتے, وہ اس کے اوپر چڑھائی کر ہی نہیں پاتے, وہ اس کو دیوار کے ساتھ لگا ہی نہیں پاتے کیونکہ یہ دیوار کے ساتھ لگنے کو تیار ہی نہیں ہے. تو مختلف آدمی ہے, یہ ایک فرق ہے. میں ابھی اور ثابت کرتا ہوں. لوگوں نے اس کو یہاں تک ڈرایا کہ اس کی حکومت گر جائے گی, وہ نہیں مانا. ایسا لگتا ہے کہ نہ اپنا خیال ہے نہ کسی اور کا خیال ہے, اور ایک ہی دھن سر پہ سوار ہے کہ جو مجھے ٹھیک لگتا ہے میں نے وہ کرنا ہے. یعنی پاکستان کے حکمران ہمیشہ جو مغربی طاقتیں ہیں ان کو اپنے اوپر حاوی سمجھتے رہے, ہمیشہ انہیں عادت پڑ گئی ہے. یعنی ہمارے حکمران طبقے کو عادت پڑ گئی ہے کہ جو مغربی ممالک امریکہ یورپ وہ جو کہیں گے وہ ہم نے کرنا ہے, آنکھیں بند کر کے کرنا ہے. اور مغرب کو بھی عادت پڑ گئی ہے کہ یہ جھکے ہوئے لوگ ہیں, یہ ہمارے آگے آداب بجا لا کے نیچے جھکے ہوئے لوگ ہیں, ان کو بھی عادت پڑ گئی ہے گندی کہ ان کو جو کہنا ہے انہوں نے وہ کرنا ہے. پھر ایک دن اچانک آپ کو آواز آتی ہے ایبسلیوٹلی ناٹ, سارے اکا بکا, میڈیا پریشان, دانشور پریشان, سیاستدان پریشان, جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ بڑے خوش. انہوں نے کہا بھی اب یہ گیا, اب یہ اڑ گیا, کیونکہ کسی کو یہ کانفیڈنس ہی نہیں تھا کہ امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے کے بعد کوئی آدمی پاکستان میں اقتدار کے اوپر بیٹھا رہ سکتا ہے. یہ وہ کہہ ہی نہیں پا رہے تھے. ماضی کے حکمران کبھی بھی اسرائیل کے اوپر سوال ہی نہیں پوچھنے دیتے تھے, انٹرویو سے پہلے طے کرتے تھے کہ اسرائیل کے بارے میں بات نہیں پوچھنی ہے آپ نے ہم سے, ہم کیسے کہیں کہ ہم تسلیم نہیں کر سکتے, اس سے ببانگے دھول کا میں نہیں کروں. پھر بولتا ہے ایبسلیوٹلی ناٹ. سارے کہہ رہے تھے کہ یہ گیا, اب تو یہ فارغ ہو گیا, اس کے نتائج یہ بھگتے گا. لیکن 2 مہینے کے اندر ثابت ہوا کہ جو اس نے کیا وہ ٹھیک تھا, جو اس نے کیا وہ بہتر تھا, اور نتائج اس کے حق میں نکلے. ایبسلیوٹلی ناٹ کے بعد بھی لوگوں نے ٹیلی فون کے کال کے تانے دیے کہ ٹیلی فون کال نہیں آ رہی. کس منہ سے کال کرے گا جو بائیڈن؟ جنگ ہارے ہوئے صدر کو فون کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, وہ امریکنز کو فیس نہیں کر پا رہا. اس عمران خان کو کیسے فیس کرے گا جس نے 10 سال پہلے اس کو کہا تھا کہ جو بائیڈن یہاں سے نکل جاؤ عزت کے ساتھ, آج بہتر رہو گے, اگر میری بات نہیں مانو گے تو 10 سال کے بعد نکلو گے اور ذلیل ہو کر نکلو گے. اب اس عمران خان کو کیسے فون کرے کہ یار جو آپ کہہ رہے تھے وہ ٹھیک تھا, اور جو میں تجربہ کار سیاستدان ہوں امریکہ کا, میں غلط تھا, آج میں پریزیڈنٹ ہوں. تو وہ اس کو اس قابل نہیں چھوڑا. اور جہاں تک افغانستان کا معاملہ ہے تو 19 سال سے اس آدمی کا ایک ہی موقف تھا کہ نکلو یہاں سے, یہ لڑائی غیروں کی لڑائی ہے اور یہ لڑائی نتیجہ خیز نہیں ہوگی. اس نے موقف نہیں بدلا, سارے اس کے خلاف ہو گئے, ہر بندے نے اس کو کہا کیا کہہ رہا ہے, لوگوں نے اس پہ بات کرنا چھوڑ دی. لیکن 19 سال کے بعد اس کا موقف درست ثابت ہوا. امریکہ نے بات چیت شروع کی 2018 میں, پھر 2019 میں, اور اب 2021 میں ان کا انخلا مکمل ہو رہا ہے. وہ پھر صحیح ثابت ہوا. وہ اکیلا کھڑا تھا اس طرف اور کوئی اس کے ساتھ نہیں تھا. وہ کہتا رہا کہ اس کا کوئی عسکری حل نہیں ہے, اور آج امریکنز یہ مان رہے ہیں کہ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا. آپ کے پاس لیڈرز آتے ہیں جب ووٹ مانگنے کے لیے تو وہ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ آپ سے ووٹ مانگتے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں یہ ترقیاتی کام ہم نے کیا. وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ووٹ ڈالنے آئیں, اپنے ساتھیوں کو بھی لے کر آئیں, اپنے گھر والوں کو بھی کہیں اور اپنے جاننے والوں کو بھی کہیں, اور آپ نے ہمیں جتانا ہے. لیکن یہ شاید پہلا آدمی ہے جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا جو آپ لوگوں کے پاس آتا ہے, آپ کو کہتا ہے سچ بولیں, عزت کرو, محنت کرو, ہار نہ مانو, کسی سے مرغوب نہ ہو جاؤ, کسی کو اپنے سے بڑا مت سمجھو, احساس کمتری کا شکار نہ ہو جاؤ, غیرت مند بنو. یہ آپ کی تربیت کرنے کے لیے آتا ہے. ایسی باتیں کبھی میں نے سنی نہیں پاکستان میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے رہنماؤں کے منہ سے. یعنی میاں نواز شریف صاحب نے کبھی جلسے میں کھڑے ہو کر آپ کو کہا ہو کہ آپ نے کرپشن نہیں کرنی بچوں, بلکہ ان کی فیملی تو جا کے اسکول میں بچوں کو بتاتی رہی ہے کہ بیٹا کرپشن ہوتی ہے, ہوتی رہتی ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ آدمی آپ کو کچھ اور باتیں کر رہا ہے جو اس سے پہلے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے لوگ آپ سے نہیں کرتے رہے. دیٹس وائی مجھے لگتا ہے کہ یہ مختلف آدمی ہے. یہ کیوں ایسا کہتا ہے, کیوں ایسا کرتا ہے؟ کیونکہ اس کا جو ہے وہ صرف پاکستان میں ہے. کرونا میں پوری
पाकिस्तान की काबीना इसके खिलाफ हो गई, मीडिया इसके खिलाफ हो गया, बैन अल-अक़वामी खबरें आना शुरू हो गई, पाकिस्तान डिजास्टर की तरफ जा रहा है, इमरान खान लॉकडाउन नहीं लगा रहा, बंद नहीं कर रहा, नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा निमट रहा है, ये अकेला आदमी डट गया। मुझे अच्छी तरह याद है, हम प्राइम मिनिस्टर हाउस में गए, मैंने भी इससे मुखालफत की, हम सब ने मुखालफत की, बाकी सब लोगों ने भी की, सबको लगा कि इमरान खान गलत कर रहा है, लेकिन वो अकेला डटा रहा। और उसके बाद हुआ क्या, फिर पूरी दुनिया आज तस्लीम कर रही है कि अगर किसी का मॉडल फॉलो करना है, किसी का मॉडल स्टडी करना है, तो वो इस आदमी का मॉडल है, जो इसने किया था वो करो, कोरोना से बचने का बेहतरीन तरीका यही है। मैंने कहा था ना, मुख्तलिफ है। हमारे हुक्मरानों ने कभी भी भारत के मामले में या कश्मीर के मामले में अपनी कश्तियाँ नहीं जलाई, एक आधा मौका छोड़कर कभी कश्तियाँ नहीं जलाई। लेकिन ये आदमी आया, इमरान खान ने हाथ बढ़ाया दोस्ती का, उन्होंने हाथ झटका, उसने हाथ का मुक्का बना लिया और वो हालत कर दी नरेंद्र मोदी की कि पूरी दुनिया में लोग अब उसको हिटलर के नाम से जानते हैं कि मोदी हिटलर है। और उसकी पसंदीदा तंजीम आरएसएस को लोग जोड़ते हैं नाजियों की तंजीम के साथ, जो जुल्म करते थे, जबर करते थे, तो उनको एक नई शक्ल बनाकर दे दी। और भारत की इतनी हजीमत और इतनी शर्मिंदगी आलमी सतह पे कश्मीर के मामले पर कभी नहीं हुई जो इन 2 सालों में हुई है। बेशक वहाँ पे बहुत बड़े फेलियर्स हैं, बेशक पाकिस्तान को जो अचीव करना चाहिए था वो हम नहीं कर पाए, बेशक के कश्मीरी आज भी पिस रहे हैं, हमें बहुत जल्दी है कि कश्मीरी आज़ाद हो जाएं, लेकिन इसके बावजूद जितना आप कश्मीरियों से पूछ के देख लें, मैं खुद कश्मीरी हूँ, रोज़ाना फ़ोन कॉल्स आती हैं वहाँ से लोगों की, वो ये कहते हैं कि जितना इमरान खान ने हमारा इशू उठाया, पाकिस्तान के किसी और प्राइम मिनिस्टर ने पहले नहीं उठाया, वो खुद कहते हैं। तो मुख्तलिफ आदमी है। मुख्तलिफ कैसे? सऊदी शहजादे ने आकर पूछा कि क्या चाहिए, माजी के हुक्मरानों से भी पूछते थे, वो शहजादे हैं, बादशाह हैं, वो ऐसे ही पूछते हैं क्या चाहिए। और हमारे हुक्मरानों ने, माजी के हुक्मरानों ने वहाँ पे क्या क्या लिया वो आप देख लें। परवेज़ मुशर्रफ साहब तक ने स्टेटमेंट दिया कि मुझे तो शहजादे ने ये प्रॉपर्टी गिफ्ट की हुई है। नवाज शरीफ साहब की क्या क्या जायदादें हैं वहाँ पे, कैसे कैसे उन्होंने उनसे मुतालबात मनवाए थे। जरदारी साहब के क्या ताल्लुकात है यूएई में, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। इमरान खान से भी उन्होंने पूछा कि क्या चाहिए, उसने कहा जी मेरे कैदी छोड़ दो। माजी में तो लोगों को कुछ और चाहिए था, कौन बोलता है गरीब कैदियों को छोड़ने के लिए, लेकिन उसने कहा मेरे कैदी छोड़ दो। इस दौर में ये वाहिद आदमी है जिसने इस्लामोफोबिया के मामले को पूरी दुनिया के सामने उठाया, जिसने दुनिया को बताया कि इस्लाम से दुश्मनी ना करें, इस्लाम से नफरत ना करें, ये अमन और सलामती वाला मज़हब है। उस वक्त जब मुसलमान उम्मत के तमाम लीडर्स को अपनी अपनी पड़ी हुई है, उस वक्त जो सब लोग अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने मुल्क, अपनी टेरिटरी के बारे में सोच रहे हैं, वहाँ पे एक आदमी जिसका मुल्क बहुत कमज़ोर है, वहाँ पे एक आदमी जिस पे कर्जे चढ़े हुए हैं, वहाँ पे एक आदमी जिसके पास तनख्वाहें देने तक के पैसे एक दौर में नहीं थे, इतनी बुरी हालत थी, वहाँ पे एक ऐसा आदमी जिसकी आलमी सतह पे और पाकिस्तान के अंदर भी बहुत मुखालफत थी, वो आदमी खड़ा होता है और वो इस्लाम का झंडा उठाता है, कहता है नहीं मेरे मज़हब को गाली मत दो, मेरे मज़हब को बुरा मत कहो। इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ उसके तारीख़ी लेक्चर्स हैं पूरी दुनिया में। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए जब कोई आवाज़ नहीं उठा रहा था, तो दुनिया के हर फोरम के ऊपर जो पहली आवाज़ उठी है वो इमरान खान की उठी है। तो मैं क्यों ना कहूँ कि वो मुख्तलिफ आदमी। क्या आपने कभी नवाज शरीफ को, जरदारी साहब को ये बातें आलमी फोरम्स के ऊपर जाके करते हुए देखी हैं? क्या आप नबी की नामूस के ऊपर वो बात कर रहे हो वहाँ पे? कभी वो इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ वहाँ पे बात कर रहे हो? आलमी फोरम्स के ऊपर जाके वो कह रहे हैं, वो अक़वाम मुत्तहिदा में, OIC में, बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर? तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुख्तलिफ आदमी है। मुख्तलिफ इसलिए है कि उसने पहली मरतबा हमें ये उम्मीद दिलाई कि रियासत मदीना भी कोई चीज़ होती है। वो बना पाए या ना बना पाए एक अलग बात है, लेकिन हमें उसने एक रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट दिया पाकिस्तानियों को पहली बार। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, हो सकता है वो कामयाब हो जाए, हो सकता है ना हो इसमें, लेकिन रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट देना खुद एक बहुत बड़ी सआदत है। तो मैं कह रहा था कि मुख्तलिफ आदमी है, पाकिस्तान को आगे ले जाए या ना ले जा पाए, इस जमा तफरीक में जब भी कभी आप बैठेंगे तो एक बात आप ज़रूर मानेंगे कि वो हारा है या जीता है, वो मुख्तलिफ ज़रूर है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।